डेफिनेशन जी स्टार्ट करें जी। अच्छा सच मैं इससे बेशतर क्या हमारे डेफिनेशन पे जाएं। लेट्स सी कि मनी लॉन्ड्रिंग कहते किसे हैं। ये थोड़ा सा इधर करें यार, इसमें थोड़ा सा इसको मुझे भी समझ आए ना। बस बहुत हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मुझे याद है एक दफ़ा जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नया नया आया था, फ्लैटीज़ में हमने एक प्रोग्राम किया। उसमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े कॉम्पिटेंट, उन्होंने हामी भर ली कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे यहाँ अपनी गुफ्तगू करूँगा, प्रेजेंटेशन दूँगा। आई कैप के प्रेसिडेंट जो थे वो उस पर चीफ गेस्ट थे उसमें, उस प्रोग्राम में। मैं हस्बे मामूल उस्मान साहब की तरह ड्यूटी अंजाम दे रहा था। अच्छा, वो एक्चुअली उस अभी भी ये आप यकीन कीजिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो नए आए हैं, इसकी पता नहीं कितनी स्टडीज़ होंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें थ्रैश होनी हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 टिल 2001 उसमें थ्रैश होता रहा। इसमें बहुत सारी चीज़ें थ्रैश होगी। तो 15 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मशवरा इशारा दिया। मैं स्टेज पे उनके पास गया। कहते मेरा सारा काम ही मुक गया हो, मेरे को कानून आंधी पे नहीं, गाली को नहीं आंधी पे। तो ये इम्कान है, लेकिन अब इसमें काफ़ी स्टडीज़ हो गई हैं, उस पर इतना मवाद अवेलेबल नहीं था। अच्छा जी, मनी लॉन्ड्रिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? लेमैन टर्म्स में हम कह सकते हैं कि डर्टी और ब्लैक मनी को क्लीन और वाइट मनी बनाना। जिसका आपके पास पानी आता है कि ब्लैक मनी, इल गॉटन मनी, प्रोसीड ऑफ क्राइम, उसको क्लीन करना और वाइट करना, ये इसकी एक लेमैन की डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स टू एनी ट्रांजैक्शन दैट एम्ड एट कंसीलिंग और चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ इलीगैलिटी ऑब्टेन्ड मनी। अभी जस्ट नाउ मैंने यहीं बैठे हुए एक कॉल रिसीव की, मेरे एक दोस्त थे लाहौर से। उन्होंने कहा जी कि हमारा एग्रीमेंट टू सेल जो है, वो हमने 32 मिलियन की प्रॉपर्टी सेल की है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आते हैं इसमें, वेयर एज कि जब उसकी रजिस्ट्री करवाई वो 22 मिलियन की है, हमने रिसीव सारा की है। अब वो 22 मिलियन तो बैंकिंग चैनल पे आया, जो उसकी बयाने की रसीद लिखी गई है वो 32 मिलियन की लिखी गई है। पैसे मैंने बाहर भिजवाने हैं, पैसे मेरे पास हैं। अगर मैं 10 मिलियन, जो 10 मिलियन है, उसको मैं बजिया भाई के जमा करवा के, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं गिफ्ट ले लूँगा, तो मैंने कहा ये बड़ा रिस्की जॉब है, क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी को, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में ये फॉल कर जाएगा। देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट। अब ये बड़ा सेंसिटिव जॉब है जो हम सारे लोग, इस पे हमें बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, विजिलेंट होने की ज़रूरत है। अगर विजिलेंट होंगे तो हम काफ़ी हद तक अपनी उसमें सर्वाइव कर जाएंगे। खौफजदा हो गए तो फिर वकील खौफजदा हो गया तो क्लाइंट का क्या बनेगा? To change the identity of illegality obtained money so that it appears to have originated from legitimate source, उसको डिस्गाइज करना, उसकी शक्ल को तब्दील कर देना, वो इसके अंदर फॉल कर जाएगा। Now, how it is done? मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? इसमें साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। लेयरिंग बजाते खुद इट इज टैंटामाउंट टू मनी लॉन्ड्रिंग। लेयरिंग
उसकी तय दर तय चलाते जाना। अब मनी लॉन्ड्रिंग इज पुट थ्रू अ साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शंस so that it comes out the other illegal, legal or clean money. Why it is done? अब इसमें क्या रैशनल है इसके अंदर कि उसके ऊपर लीगल मास्क देना, इलीगल मनी को उसको कवर करना, जो कि उसके जरिए को एसेट क्रिएट करना, उसको यूज करना फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। अब रिसेंट टाइम में जो हमारी बड़ा बर्निंग इशू है वो आया फॉरेन एक्सचेंज। इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज जो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रेड विद प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, वो उसको की लेजिटिमेसी हासिल है। उसके नतीजे में आपने एसेट क्रिएट किया, यानी कैश की सूरत में क्रिएट किया, आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उसके पीछे आपकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज थी, जो ऑल कंडीशनैलिटीज जो कि लॉ के अंदर प्रोवाइड की गई हैं उसको फुलफिल किया गया। अब उसमें वो सवाल अब क्या होता है, जो इसके अंदर जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं वो सवाल ये करती हैं कि आप अपना रिमिटर बताएं कि आपका रिमिटर कौन है। अब इसमें रिमिटर तो हमारे पास है कोई नहीं। अभी एफपीआर ने एक्सप्लेन कर दिया, एफपीआर ने एक्सप्लेन किया, अपनी साइट पे अभी भी अवेलेबल है कि ये सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस जो हैं ये इम्यून है इन केस दी कंडीशनैलिटीज जो फुलफिल की गई हैं जो सेक्शन 111 में प्रोवाइड की गई है। तो इसकी सोर्स ऑफ रेमिटेंस जो है वो इम्यून है। अब इसमें जो वो कहते हैं हमने सिर्फ प्रोसीड ऑफ क्राइम को डिटरमिन करना है, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम तो नहीं है आपके रेमिटर के पास। इफ इट इज सो फिर हम उसको आपको इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी, ये सवाल है। अब इसमें एक और चीज़ जो हमारी वो फिस्कल लॉज के अंदर जो मालियाती कवानीन हैं उनमें ये बात भी आज तक ज़ेर बहस है कि एस्टॉपल अप्लाई होता है या नहीं होता। अब एस्टॉपल क्या है? एस्टॉपल ये है कि एक कानून जिससे आप एक काम कर जाते हैं, दूसरा कानून ये उसकी वन ऑफ द डेफिनेशन का वन ऑफ द पार्ट है, दूसरा कानून उसके एंटी चला जाता है, तो ये एस्टॉपल है एट द एंड ऑफ द लेजिस्लेटर। कानून सालों ने आपके साथ एक कानून दिया, उस कानून के तहत आपने काम कर लिया, दूसरे कानून ने नफी कर दी, तो ये एस्टॉपल हो गया। एस्टॉपल कतन सस्टेनेबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा कि आप फॉरेन मंगवाइए, हम आपसे नहीं पूछेंगे। इन्होंने कहा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के हवाले से अगर आपका रिमिटर होगा तो हम पूछेंगे। अब इसमें इसका भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है। दिलचस्प बात यह है कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 का भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अब किसका ओवरराइडिंग इफेक्ट बेहतर होगा? जो बाद में आने वाली लेजिस्लेशन है। इसका मतलब है कि 92 को 2001 ने रिप्लेस कर दिया, 2001 के ओवरराइडिंग को 2010 के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने कर दिया। लेकिन बात ये नहीं है। अच्छा, ये सारे मेरे ओपिनियन हैं, मेरे ओपिनियन सही भी हो सकते हैं, मेरे ओपिनियन गलत भी हो सकते हैं, पार्शली ठीक हो सकते हैं, पार्शली गलत हो सकते हैं। आपको इससे उसको कबूल करने का पूरा हक हासिल है, उससे इख्तलाफ करने का हक हासिल है, अपनी राय रखने का हक हासिल है। इसमें मेरी राय क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट का ओवरराइडिंग है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के ऊपर, बड़ा लिमिटेड ओवरराइडिंग इफेक्ट है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 है वो इसको जनरलाइज करता है, उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवरऑल है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो 39 सेक्शन है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेफिनेशन है, जहां डेफिनेशन टकराएगी। ये मामला अभी तक जो एजेंसीज को भी समझ नहीं आ रहे, हमें भी बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात हो रही हैं। ये एंड ऑफ द डे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ही जाकर फाइनल होंगे। ये आगे चलेंगे।
और इट इज़ डन तो हमने देख लिया जी, ये थोड़ी सी लाइट की कमी है मुझे। अब ये मैंने फॉरेन रेमिटेंस आपको एक्सप्लेन कर दी, ये भी टू सम एक्सटेंट इट्स एग्जांपल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जो एक हम पढ़ते हैं सीएसएस के अंदर फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस। फेक इनवॉइसेस क्या है? जिसके पीछे कोई इनपुट ही नहीं है और वो क्लेम किया गया। फ्लाइंग इनवॉइस क्या है? इनपुट है लेकिन उस खास एक्टिविटी के लिए नहीं है। एक बंदे ने इंपोर्ट की चीज़, उसके उसने इनपुट पे किया, लेकिन जो मैं उसका आगे इस्तेमाल करना, जिस मुझे इनवॉइस दी है, मैं तो उसका यूज़र ही नहीं हूँ उस प्रोडक्ट का, मैंने वो इनपुट क्लेम कर लिया अपनी उसके अंदर, तो ये फ्लाइंग हो गई। इससे जो प्राइस बॉन्ड है, जो मैं अपने पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, प्राइस बॉन्ड जो है ये भी उसी फ्लाइंग इनवॉइस के ज़िम्मे में मेरे नज़दीक आते हैं कि इसका बेनिफिशियरी और है, उसका जो इस्तेमाल करने वाला वो और है, होल्डर और है, बेनिफिशियरी और है। अब एक और चीज़ यहीं पे आ गई, सब मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ। अब हमें कंपनीज एक्ट भी देखना पड़ेगा 2017 को। उसमें अब 25% से ज़्यादा अगर किसी के राइट्स हैं कंपनी के अंदर, तो उसे बेनिफिशियल ओनर ट्रीट किया जाएगा उस कंपनी का, और उसको आपको एक फॉर्म देना पड़ेगा SCCP को कि आप बेनिफिशियल ओनर हैं, ये फलां फलां बेनिफिशियल ओनर हैं, नेचुरल पर्सन वो बेनिफिशियल ओनर है। अगर आपका फेलियर होता है तो इन केस ऑफ डायरेक्टर 1 मिलियन की पेनल्टी है, और इन केस ऑफ कंपनी ये 10 मिलियन की पेनल्टी है। उसमें बेनिफिशियल ओनर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो हम जो उसका एक्चुअल एंड ऑफ द डे जो बेनिफिशियल ओनर है। तो जो प्राइस बॉन्ड्स आते हैं ये भी किसी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग की उस किस्म में फॉल करते हैं, अगर उसको इस्तेमाल करने वाला रखने वाला और था और उसका इस्तेमाल करने वाला और। अब हम प्रोसीड चलते हैं जी डेफिनेशंस की तरफ। एमला 2010। इसमें पहला लफ्ज़ है AML/CFT, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो AML/CFT रेगुलेटरी अथॉरिटी मीन्स द रेगुलेटर्स और SRB। रेगुलेटर्स जो हैं वो यहाँ आगे शेड्यूल के अंदर बयान कर दिए गए हैं, आगे जाके डिटेल्स भी आएंगी उसमें। SRB यानी इसको हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, दे आर द रेगुलेटर्स। नॉन गवर्नमेंट जो हैं वो SRB, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, जिसमें ICAP है, ICMA है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, दीज आर द SRBs। SCCP है, FBR है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये रेगुलेटर्स हैं एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6A ऑफ दिस एक्ट। अब उसके बाद अटैचमेंट मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्शन, डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑर्डर इश्यूड अंडर सेक्शन 8। उसमें पूरी तफसील है कि कोर्ट की परमिशन होगी, किस तरह होगा ये। तो अब इसमें ट्रांसफ़र, लेकिन एक लफ्ज़ ट्रांसमिशन जो है वो इसे आउट है। अब टेक्निकली अब इसमें फिर देखना पड़ेगा व्हाट इज द स्कीम ऑफ लॉ एंड व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। इंटेंट क्या है इसमें कि हकूक़ मलकियत ना मुंतकिल हो, हकूक़ मलकियत का मुंतकिल होना। अब उसमें ट्रांसफ़र भी है, ट्रांसमिशन भी है। ट्रांसफ़र जो है उसमें एक परचेज शामिल हो सकती है, ट्रांसमिशन में इनहेरिटेंस है, ये ट्रांसमिशन है। तो इसमें इसीलिए इसको ट्रांसफ़र का लफ्ज़, लेकिन ट्रांसमिशन जहाँ पे हो जाएगी और वो प्रोसीड होगी उसके ऊपर क्राइम की, जो कि एसेट उसमें आ रहा है, तो वो भी इसमें फॉल कर जाएगा। ये पूरे लॉ की स्कीम है। इंटेंट यहाँ वाज़ेह हो गई कि ट्रांसफ़र हक़ के मलकियत का इंतकाल है, उसकी कन्वर्शन है, उसकी डिस्पोजिशन है, और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 68। अब इसमें एक
section 2 subsection 4, beneficial owner means natural person who ultimately owns or controls a customer or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. Very simple सी बात है इसमें. B, natural person who exercises ultimate effective control over a legal person or legal arrangements. या कंपनीज वगैरह डिस्कस करनी है उन्होंने लीगल पर्सन जो उसके ऊपर जिसका कंट्रोल है. बिजनेस रिलेशनशिप सबसेक्शन 5 क्लॉज 5 means professional or commercial relationship between the reporting entities and a customer to conduct a transaction. जो हम सारे यहाँ बैठे हैं, हम as DNFBP designated non-financial business profession, हम सारे रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं. हम सारे we are the reporting entities. हमारा रेगुलेटर डिफरेंट है. अगर हम एडवोकेट्स हैं तो हमारा रेगुलेटर पाकिस्तान बार काउंसिल. अगर हम अदर देन एडवोकेट्स हैं, अगर हम रजिस्टर्ड हैं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICMAP तो हमारा रेगुलेटर चार्टर्ड अकाउंट ICAP है और ICMAP है. और अदर देन जो अकाउंटेंट्स हैं जैसे पिप्फा से जो क्वालिफाइड हैं, जैसे ACCS हैं जो कि इन 2 इदारों से नहीं है, उनका रेगुलेटर FBR है. तो इस तरह जो ITPs हैं वो इसमें विद क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन ITPs भी उसी ज़िम्मे में फॉल करेंगे, उनका रेगुलेटर भी FBR है. एंड ए कस्टमर टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटी और टू प्रोवाइड सर्विस और प्रोडक्ट, यानी दोनों इसमें फॉल करके आप सर्विस दे रहे हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं. ये सब क्लॉज 6 CDD कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब हमें अपने क्लाइंट्स की तमाम डिटेल्स को अपने पास रखना होगा. अगर हम अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स रखने में नाकाम हुए, बीइंग रिपोर्टिंग एंटिटी DNFBP जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहता है, हम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किस ज़िम्मे में आ गए. हमें उसका सेक्शन 7A में पूरी डिटेल बयान कर दी गई है कि CDD कस्टमर ड्यू डिलीजेंस आपने कैसे करनी है. उसमें बड़ी दिलचस्प बात है टिपिंग ऑफ, वो भी हम वहाँ जाकर डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ टिपिंग ऑफ जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के अंदर है. यहाँ हमें अब ये यकीन कर लीजिए कि अब ये 1-2 बंदों का काम इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करना नहीं है. अब ये पूरा सेटअप आपके पास होना चाहिए, पूरी अफरादी कुव्वत आपके पास होगी तो हम इसमें कामयाब होंगे. अब जो पहले फ़र्द वाहद कर लिया करते थे, अब फ़र्द वाहद के लिए ये काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया. अगर हमने ग्रूम करना है, साथ चलना है, अब हमें पूरी एक टीम बनानी पड़ेगी. नई नौजवान नस्ल को भी आगे आना पड़ेगा और इसमें बैठ के हमें सारा काम करना पड़ेगा. 7, अब देखें कंपनीज की यहाँ डेफिनेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट डेफिनेशन है जो कि इधर दूसरे ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है. मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. ये इसमें ओबीज भी शामिल होगी, रजिस्टर्ड फर्म भी शामिल होगी. उन तमाम को कंपनी ट्रीट किया जाएगा सो फार एज दिस ऑर्डिनेंस इज कंसर्न, दिस एक्ट इज कंसर्न. 8, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं. इसमें रेगुलेटर्स हैं, अब दोनों इकट्ठे कर दिए उन्होंने. ओवरसाइट बॉडीज़ फॉर SRPs, अब जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसके ऊपर ओवरसाइट करने के लिए, उनको देखने के लिए भी उन्होंने एक अथॉरिटी बना दी. दूसरी सूरत में जरूरत को नहीं क्योंकि वो रेगुलेटर खुद उसमें बैठे हुए हैं सारे. The FMU and the investigating or prosecuting agencies as defined in this act. Nine, corporate group means a group that consists of a parent entity exercising control or management on branch or subsidiary that are subject to
AML/CFT policies and procedures at the group level. टेन कोर्स, इसमें सेशन कोड बेसिकली जो है उसको ये इख्तियार दिया गया उस इलाके की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पर, और जहाँ उस स्टेप प्रोवाइड किया गया शेड्यूल के अंदर कि आपकी अगर जुरिस्डिक्शन अदर देन सेशन कोड आती है तो वो उससे लोअर लेवल पे नहीं होगी, मतलब सीनियर सिविल जज या जज की लेवल पे नहीं होगी, सेशन कोड के लेवल पे ही सारी प्रोसीडिंग इसमें होंगी। अब इसमें एक लफ्ज़ है CTR जो 11 नंबर पे है, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ट्रांजैक्शन CTR मीन करेंसी ट्रांजैक्शंस exceeding such amount as may be specified by National Executive Committee by notification in the official gazette। अब रिसेंट टाइम पे इस वक्त हमारे पास SRO है 73 2015 का, इसका जो थ्रेशोल्ड दिया गया दैट इज 2 मिलियन। अगर आपकी ट्रांजैक्शन 2 मिलियन से ज़्यादा है तो ये CTR आर टू बी रिपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। CTR रिपोर्ट करनी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। हम जो DNFB नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं, आप इसको मैं आसान नॉन फाइनेंशियल कह देता हूँ, हमें रिपोर्ट करनी है STRs सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। CTR का थ्रेशोल्ड जो मैंने SRO 73 ऑफ 2015 बताया वो 2 मिलियन का है। 2 मिलियन से ज़्यादा की 2 मिलियन या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होगी वो CTR में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो जो उसका जो मॉनिटर है FMU उसको रिपोर्ट होगी, फिर वो एनालिसिस होगा जो भी सूरत हाल आगे एनालिसिस। मैं भी थोड़ी चाय पी लूँ साथ आपकी। अच्छा, अब आ गया जी वही जिसका जिक्र था, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, जिसको हम मुख्तसरन कह सकते हैं DNFBP। अब उसमें डिफाइन कर दिया गया कि DNFBP कौन कौन से हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स इंक्लूडिंग बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स when performing the prescribed activities in the prescribed circumstances and manners. B. Dealers in precious metals and precious stones, including jewelers and gem dealers, when performing the prescribed activities in the prescribed circumstances and manner. अब इसका रेगुलेटर कौन है? इसका रेगुलेटर है FBR, और मॉनिटर वो FMU ही है सबका। अब आ गया जी सी, लॉयर्स, नोटरीज, accountants and other legal professionals who carry out money transactions for their clients concerning the following activities। ये activities वाइज स्पेसिफाई कर दिया गया। accountants मैंने आपको बता दी, कंपनी accountants वो इसमें शामिल नहीं है। 226 के अंदर अकाउंटेंट की डेफिनेशन जिस ऑर्डिनेंस में दी गई है, अगर आप कहें तो मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 to 6 के अंदर अकाउंटेंट को डिफाइन किया गया है कि व्हाट अकाउंटेंट मीन्स। शेख असगर साहब नहीं छोड़ते थे ना करें, शेख साहब एहतियात करनी हो सारी यार, थोड़ा सा ना रिलैक्स होइए थोड़ी, ये काफ़ी। अकाउंटेंट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो रजिस्टर्ड है, a cost and management accountant, a member of any association of accountants recognized for the purpose of this section by the board, जिसमें PIPFA है, ACC है, ये these are the accountants। ठीक है, चाहे मेरे जो चले, काफ़ी खुश्क सब्जेक्ट है वैसे।